आज हम करेंगे आधुनिक इतिहास के प्रश्न। आधुनिक इतिहास वहाँ से स्टार्ट होता है जब हमारे देश में अंग्रेजों का पूरे तरीका से अधिकार हो जाता है। जब हमारे देश में पूरे तरीका से अंग्रेज आ जाते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है आधुनिक इतिहास। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों के बारे में। जो यूरोप की कंपनियाँ आई, पुर्तगाल की, इंग्लैंड की, स्पेन की, इन कंपनियों की बात करेंगे सबसे पहले। कंपनियों में क्या था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंधित स्थापित किए थे? सबसे पहले भारत के साथ पुर्तगालियों ने व्यापार स्टार्ट किए थे। पुर्तगाली आए कब थे? 1498 ईस्वी में। कौन आया था सबसे पहले? वास्को डी गामा। समुद्र की यात्रा की थी वास्को डी गामा ने। किसकी यात्रा की थी? समुद्र की यात्रा की। भारत की तरफ आने वाले समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। वांडीवास का युद्ध में इंग्लिश सेना से कौन हारा? फ्रांसीसी। अंग्रेजों से कौन हार गए? फ्रांसीसी हार गए। आगे पढ़ेंगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडचेरी किससे जीता था? ये बीजापुर के सुल्तान से जीता था। किससे जीता था? बीजापुर के सुल्तान से। नील थी, मसाला था, मलमल था, सूती के वस्त्र से में से सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहन किया? मसालों के लिए। सबसे पहले हमारे यहाँ से मसाले ले जाते थे। किस निर्णायक युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में प्रमुख संस्थापित कर लिया था? बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध में पूरे तरीका से भारत में अंग्रेज आ गए थे। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? हेक्टर मुनरो ने। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई थी? 1608 ईस्वी। अंग्रेज आए कब थे? 1608 ईस्वी में ही आया था हॉकिंस। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में किसके लिए बोलते थे? गेहूं के लिए बोलते थे किसानों से कि आप गेहूं कीजिए पंजाब। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला था। दूसरा कारखाना स्थापित किया था। पहला कारखाना और मसूलीपट्टनम में दूसरा का पहला तो खोला था उन्होंने फ्रांसीसियों ने सूरत में, लेकिन दूसरा कारखाना कहाँ खोला था? मसूलीपट्टनम में। श्रीलंका में डच, पुर्तगाली उपनिवेशियों के वंशजों को क्या कहते थे? कहते थे बुरघेरा, बुरघेर। श्रीलंका में क्या कहते थे? बुरघेर। कौन से पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसीसी डी अल्मीडा। फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने। यहां से देखेंगे आगे। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। वर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। बंगाल के सूबेदार कौन थे? अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतानती, कलकाता और गोविंदपुर कोलकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में किलेबंद व्यवसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बना। पहला प्रेसिडेंट कौन बना? चार्ल्स आयर। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? यह था रेड ड्रैगन। कौन सा था? रेड ड्रैगन। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में
हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था तथा हॉकिंस ही वह प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा। इसलिए इसमें एक बेड़ा था। हेक्टर तो नहीं इस ऑप्शन में है, लेकिन एक उसी हेक्टर जहाज के साथ में एक जहाजी बेड़ा था, उसका नाम था रेड ड्रैगन। उस उसी जहाजी बेड़े में शामिल था रेड ड्रैगन, इसलिए ड्रैगन नाम से हुआ। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ है? डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ है? यह है मसूलीपट्टनम में। कहाँ है? मसूलीपट्टनम में। थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत में भारत में डचों का सबसे सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में था। भारत में डचों की अन्य कोठियां थीं। पुलिकट जो 1610 ईस्वी में बनाई, सूरत 1616 ईस्वी में बनाई, बिमलीपट्टनम, चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, ये बहुत सारी कंपनियां थी डचों की। 1691 ईस्वी में 1691 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी? ये दी थी कासिम बाजार में। 1651 ईस्वी में मुगलों ने कहाँ बनाने की दी थी? कासिम बाजार में। 1691 ईस्वी में 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने की फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए, अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने ये स्थान है जिस क्रम में अपने व्यापार स्थापित किए, केंद्र स्थापित किए, उनका सही क्रम क्या है? सबसे पहले सूरत में लगाया, उसके बाद मद्रास में, फिर बंबई, फिर कलकत्ता। ऑप्शन सी सही। अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में फैक्ट्री लगाई, मद्रास में 1639 ईस्वी, बंबई में 1687 ईस्वी, कलकत्ता में 1698 ईस्वी। इस तरीका से क्रम था अंग्रेजों का। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कहाँ थे पुर्तगाली? कहाँ रहते थे? गोवा में। ये उनका मुख्यालय था, गोवा में। आज भी वो पुर्तगाली आते जाते रहते हैं गोवा में। सबसे लास्ट में गए थे। प्रारंभ में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया। 1530 ईस्वी में नीना द कूना द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार गोवा काफी लंबे अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय रहा। आगे देखेंगे। अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में मिला? ये मिला पुर्तगालियों की लड़की से उससे विवाह किया जब उन्हें दहेज में मुंबई मिला था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से किससे हुआ? कैथरीन से होने के कारण अंग्रेजों को बंबई दहेज में मिला। किसने दिया? पुर्तगालियों ने। चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड, कितने पे? 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने। वही लिखा हुआ है। 1498 में पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा आया था जिसने समुद्री मार्ग की खोज की थी, और यहाँ जमोरिन ने इनका स्वागत किया पुर्तगाली का। कोचीन बंदरगाह पर आया था। उसके बाद पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकत आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर आया था, जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? यही थे पुर्तगाली। सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। बार बार वही चीज़ है। वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में,
और ये गोवा में सबसे लास्ट में गए थे। भारत के क्षेत्रों में सबसे बाद में गोवा से गए थे 1961 ईस्वी में। 1961 में गए थे, 1498 ईस्वी में आए थे। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? जो सत्ता सबसे पहले नींव रखी थी वो रखी थी अल्बुकर्क ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, जो 1509 से लेकर 1515 तक रहा था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। 1510 ईस्वी में गोवा जीत लिया उसने। 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण किया तथा फारस की खाड़ी में हरमुज पर अधिकार कर लिया। कब? 1510 ईस्वी में। पुर्तगाली द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती यूरोपीय पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती वस्त्रों यूरोप में आमतौर पर क्या कहते थे? यूरोप में आमतौर पर क्या कहते थे? ये कहते थे कैलिको। क्या कहते थे? कैलिको। क्या कहते थे? कैलिको। ये वही लिखा हुआ है। कालीकट से ले जाते थे कालीकट के सूती वस्त्रों को यूरोप में आमतौर पर कैलिको कहते थे। CALICO कैलिको कहते थे। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया? पुर्तगालियों के साथ। बहादुर शाह गुजरात का शासक था। ये किसके साथ हुआ संघर्ष? उसमें मारा गया पुर्तगालियों। गुजरात का शासक बहादुर शाह 1517 ईस्वी में गुजरात बंदरगाह के समीप जहाज का निरीक्षण करते समय पुर्तगालियों द्वारा मारा गया। पुर्तगालियों द्वारा मारा गया। आगे पढ़ते हैं। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या कहते थे? असम में, आसाम लिखा हुआ है, असम जिसे आज बोलते हैं, असम में चाय उगाने के लिए कहते थे। चाय उगाने के लिए मजबूर करते थे। पढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा अपने साम्राज्यवादी नीतियों की पूर्ति राजस्व एवं कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कृषिगत उपायों का सहारा लिया गया, जिसमें बंगाल में जूट, असम में चाय, गन्ना संयुक्त प्रांत जिसे आज उत्तर प्रदेश बोलते हैं, यूपी, तथा मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। कहने उगाओ जरूर। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसान मद्रास में क्या बोलते थे? अभी बताया था हमने, चावल। मद्रास में क्या कहते थे? चावल। अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को विस्तार देने हेतु अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान विभिन्न प्रयोगों के किए, जिनमें अपनी आर्थिक संरचना को मजबूर करने एवं ब्रिटेन को निर्यात हेतु कृषकों द्वारा अधिक से अधिक शोषण शामिल रहा, जिसमें उन्हें आय के साथ साथ फसलों के उत्पाद में भी बढ़ोतरी हुई। देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी आवश्यकता अनुसार वो कृषि कराते थे, कृषकों को फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे। जैसे पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र एवं पंजाब में कपास तथा मद्रास में चावल की खेती उगाते थे। क्षेत्रीय राज्य, कौन सा राज्य? क्षेत्रीय राज्य के बारे में बात है। क्षेत्रीय राज्य के बारे में यह है, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। यही ऐसा सेनापति था जो सिराजुद्दौला की हार का कारण था, मीर जाफर। बताया यह जाता है बाद में बहुत पछतावा हुआ तो जाफर को गद्दी से उठा के इसके दामाद को बना दिया गया। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? प्लासी के। किस युद्ध में हराया था? प्लासी के युद्ध। टीपू सुल्तान कहाँ का शेर कहा जाता था? मैसूर का। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहते थे। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह को राज्य की राजधानी क्या थी? महाराजा जो रणजीत सिंह थे उनका राज्य था, उसकी राजधानी थी लाहौर। देखते हैं। सिख खालसा सेना किसके शासन के तहत बनाई गई थी? रणजीत सिंह के। सिखों के 10वें गुरु गुरु तेग बहादुर। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्र कौन थे? गुरु तेग बहादुर। गोविंद सिंह के पुत्र कौन थे? गुरु तेग बहादुर। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। ये 5वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? पटना साहिब। कहाँ है? पटना साहिब में। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? नांदेड़ में। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था?
अहमद शाह प्रथम। गुजरात में पहली बार जजिया कर किसने लागू किया था? अहमद शाह प्रथम ने। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? चार्ल्स मैडकॉफ को। लॉर्ड मिंटो ने रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था अमृतसर की संधि के लिए? चार्ल्स मैडकॉफ को। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने किस युद्ध में पराजित किया था? जो टीपू सुल्तान थे उसे ब्रिटिश सेना ने ये तीसरे युद्ध में पराजित किया था, मैसूर के तीसरे युद्ध में। किसे? टीपू सुल्तान को। हम्पी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े थे? 4। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने युद्ध लड़े थे? 4। मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त कर ली? चतुर्थ युद्ध में। मैसूर के चतुर्थ युद्ध में, आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू सुल्तान मारे भी गए। सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर। बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया? बंगाल को कौन सा शासक था? वो था अलीवर्दी खान। 1905 ईस्वी से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल। कौन सा था? बंगाल। आगे देखो, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? प्लासी के युद्ध के। किस सिख गुरु ने अमृतसर को आधारशिला रखी थी? अमृतसर की आधारशिला किसने रखी थी? गुरु रामदास। किसने? गुरु रामदास। अमृतसर की आधारशिला रखी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1699 ईस्वी में। गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ स्थापित 1699 ईस्वी में हुई। उसके द्वारा प्रारंभ पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। अब गुरुपद समाप्त कर दिया गया। गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान प्रदान किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब। और देखते हैं आगे, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? ये किया था गुरु हरगोविंद सिंह ने। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु हरगोविंद सिंह। सिखों के छठवें गुरु गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की। सिखों को एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया। उन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का भी निर्माण किया। लोहगढ़ किले का निर्माण किसने किया? गुरु हरगोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? ये था तलवंडी। गुरु नानक का जन्म स्थान था तलवंडी। गुरु नानक का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी है, जिसे ननकाना साहिब कहा जाता है। 1469 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता कालू मेहता थे और इनकी माता तृप्ता देवी थी। कालू मेहता तृप्ता देवी पुत्र थे। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक हुए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। बारवारी कीजिए। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? गुरु अंगद। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन हुए? गुरु अंगद। गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी तक रहे। उन्होंने खादर में गुरु गद्दी बनाई थी। कहाँ बनाई थी? खादर में। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह माना था? कौन से सिख गुरु थे? अर्जुन देव, जो 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव स्वयं को सच्चा बादशाह मानते थे। इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। किसकी? आदि ग्रंथ की रचना की। तथा खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया। जहांगीर ने फांसी लगवा दी, मार। इनका ही पुत्र था खुसरो, जहांगीर का। सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनको गुरुपद 1675 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, जिस पर ये अपनी मृत्यु 1708 ईस्वी तक रहे थे। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसने धार्मिक राजधानी बनाया? अमृतसर को। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। इसका शासन 1797 से लेकर 1839 ईस्वी तक रहा। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दी थी। किसने? जमान शाह। और देखते हैं 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गईं।
जमान शाह की। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भेज दिया। बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी कि तुम लाहौर पर अधिकार कर लो। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार भी कर लिया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि कर ली। राजा की उपाधि उसे जमान खां ने प्रदान की थी। राजा रणजीत सिंह कहते तो राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान से स्वागत किया था? ये थे विलियम बेटिंग। विलियम बेटिंग ने रोपड़ में बहुत सम्मान दिया था रणजीत सिंह। 1831 ईस्वी में रोपड़ में रणजीत सिंह के बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। किसने? विलियम बेटिंग द्वारा। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये थे मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया। इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह थे। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करके दिल्ली के शाही खजाने में मोती, हीरे, जवाहरात एवं विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर अधिकार कर लिया, जो शाहजहां ने बनवाया था। नादिर शाह ने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया, सिक्के जारी किए। नादिर शाह दिल्ली में लगभग 2 माह ठहरा। वापस जाते समय नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल साम्राज्य घोषित कर दिया, मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया। खुतबा पढ़ने और सिक्के चलाने का अधिकार भी लौटा दिया। खुतबा जो पढ़वाया था, सिक्के चलाए थे, वो भी अधिकार वापस कर लिया नादिर शाह। निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया? ये थी करनाल की लड़ाई। आगे थी करनाल की लड़ाई। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त संस्थापक राज्य का था सादत खां। अवध राज्य अंग्रेजों और मराठों राज्यों के बीच में था। अवध राज्य जो था, जो अंग्रेजी और मराठों के बीच में था। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता था। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां था। कौन था? सादत खां। बुरहान मुल्क, जिसका नाम था बुरहान मुल्क। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? ये थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। पहले में लॉर्ड क्लाइव थे और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में वारेन हेस्टिंग्स 1780 से 84 ईस्वी तक शासक थे। बंगाल का गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी में, पहले द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हुआ। वारेन हेस्टिंग्स थे 85 ईस्वी तक, 74 से 85 ईस्वी तक रहे। इस युद्ध में के दौरान घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली इस युद्ध में घायल हो गए और इसके कारण 1784 ईस्वी में हैदर अली क्या हो गए? मरे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। पहले ही बता दिया हमने। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, जो 20 नवंबर 1750 ईस्वी में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहेब था। फतेह अली खान साहेब, क्या नाम था? फतेह अली खान साहेब था, जो अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजदौला कहाँ के नवाब थे? मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजदौला, ये कहाँ के नवाब थे? ये थे बंगाल के नवाब। कहाँ के नवाब थे?